बेटा जल्दी कर, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं जाऊँ स्कूल है। बेटा सुन, राजू चल। कमाता भी है और साथ साथ पढ़ता भी है। कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मुझे लगता है कि जैसे मैं इसका बाप नहीं, हमारा बापू है। तू भी तो लोगों के घरों में बर्तन मांजती है, मैं तुझे भी रोक नहीं पाता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। सब ठीक हो जाएगा। नरू, तू झंडे को देख के ऐसे क्यों करता है? तू मंदिर को देखकर ऐसा क्यों करता है? चल। अरे जल्दी धोने और बहुत बर्तन बाकी है। जय हिंद। करियो ना। अरे क्यों से परेशान करता है? तू खा बेटा। बाहर रोटली। हाँ लाई। बाहर रोटला देने। सा पानी। मने पन। चल तू ले ले बेटा। बा। क्या चाहिए नरू? मैं करूंगी बेटा, तू रेवा दे। उठ। नहीं बा, तू घर पर बर्तन नहीं धोएगी, मैं करूंगा। इतना बड़ा हो गया तू। सरदार पटेल ने तो पहले ही कहा था नेहरू जी से, इन चीनियों पे भरोसा मत करो। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है। कश्मीर को लेकर भी नेहरू जी ने पटेल जी की बात नहीं मानी थी। अब देखना, आगे पाकिस्तान से भी लड़ाई होगी। हाँ, आप बात तो सही कह रहे हो। अब देखो क्या होता है आगे। जो ले जाओ मोटा भाई। मतलब क्या कर रहा है? चाय पे चर्चा मतलब शिक्षा बिना खर्चा, बहुत फायदे की रहती है। मतलब आप नहीं समझोगे। अगला गीत हमारे वीर सिपाहियों के लिए जो इंडिया चाइना वॉर के लिए जा रहे हैं। भारत के आदर्शों पर पला बड़ा नरेंद्र अब एक आदर्श भारत बनाना चाहता था। ऐसा जुल्म ना करे, थोड़ा समझने की कोशिश करे। इनकी शादी तो बचपन से हो गई थी। नहीं, पहले दहेज फिर फेरे।
कौन करेगा मुझसे शादी? मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी। जा जा जाना। मैं आपकी बेटी से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे कैसे पिता हैं आप जो अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं? और कैसे लोग हैं आप जो एक नाबालिग लड़की का बचपन छीन रहे हैं? ये दहेज की प्रथा भारत की हर महिला के लिए अभिशाप ही नहीं बल्कि उसकी मर्यादा का अपमान भी है। जो हमारी बात सांभळ, तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें जीवन दिया, पर तुम्हारे जीवन के हर फैसले का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब तक हिंदुस्तान की महिलाएं मजबूर हैं, ये देश कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि नारी शक्ति में है भारत की शक्ति। अभिनेता नहीं नेता होना चाहिए। वैसे मेरा नाम? आप लक्ष्मण राव इनामदार जी हैं, सब प्यार से आपको वकील बाबू कहते हैं। तुम तो रंगमंच के बाहर भी किसी को बोलने का मौका नहीं देते। नहीं, वो आपको देखकर जोश दुगना हो गया। नरेंद्र, मैं चाहता हूं तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और आरएसएस के प्रचारक बनो। क्यों? देश की सेवा नहीं करनी? नहीं करनी है, पर एक उलझन है। कैसी उलझन? मैं अभी अपने आप को पहचान नहीं पाया हूं। कभी सोचता हूं संघ में आकर आपके साथ देश की सेवा करूं, तो कभी मन करता है सैनिक बनकर देश की रक्षा करूं, और कभी तो दिल करता है कि हिमालय की गोद में जाकर साधु बन जाऊं। नरेंद्र, कुछ लोग अपने फैसले किस्मत पर छोड़ देते हैं, कभी चित तो कभी पट। लाखों में एक होता है जो अपने फैसलों से अपना भाग्य खुद लिखता है। तकदीर या तदबीर, तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। मिल गई तो टिकट। चल चल चल। मेरी तौबा, मुझसे कसम ले लीजिए, मैं कभी अपने आप को गाइड नहीं कहूंगा। आप होटल वापस चलिए, वरना लोग समझेंगे कि मैं किसी शराबन के साथ घूम रहा हूं। राजू, जहां अपने आप सर झुक जाते हैं, उस पत्थर को भी भगवान का रूप मान लिया जाता है। जिस जगह को देखकर परमात्मा की याद आए, वो तीर्थ कहलाता है। और जिस आदमी के दर्शन से परमात्मा में भक्ति जागे, वो महात्मा कहलाता है। तमस्ले के करने वाला कोई और है तो सिर्फ एक बहाना है। काम उसका, नाम तेरा। उसका नाम ले और जो सौंपा गया है उस काम को करता रहे। देना। सो देवानंद भूत चढ़ गया था ने? ना भाई ना, मारो पेट भरी गयो। एक वाह, हाँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ।
कभी सैनिक, कभी आदर्श प्रचारक और अब सन्यासी। ये लड़का हाथ से निकल जाएगा। इसे बांधना पड़ेगा। भाई हमारे पंडित जी ने तो अगले महीने की 17 तारीख नक्की करी छे। अगले महीने से इसी महीने कोई तारीख रखो ने। हाँ करूँ छू। हाँ जेवी तुम्हारी मर्जी। बेटा क्या पढ़ रहे हो आजकल तुम? ये गौतम बुद्ध की जीवनी। क्या थी उनकी कहानी? एक राजा थे, सब कुछ था उनके पास, पर फिर भी बहुत व्याकुल थे। फिर एक दिन अपने आप को ढूंढने निकल पड़े, अपनी पत्नी अपने बेटे को छोड़कर, सब कुछ त्याग कर। सारा जीवन उन्होंने दुनिया की सेवा की और उसी सेवा से मोक्ष पाया। सचमुच महापुरुष थे। मैं उन्हीं के नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ। बापू, समय आने पर सब बता दूंगा। बाबा जी, चाकू देना। जी ला। बाबा जी, कई दिनों से आपने कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों? अभी तो पूछा और तुमने। अभी? हाँ, और तुमने जवाब भी दिया। मैं समझा नहीं। मैं समझ गया। ये बहुत पुराने और विशाल पेड़ हैं, लेकिन अब सड़ चुके हैं। इन्हें अब काटना जरूरी है। अच्छा ये बता, इन्हें काटने के बाद तू क्या करेगा? बाबा जी, कुछ निकाला है तो उसकी जगह कुछ बो सकता हूँ? हाँ नरेन, अवश्य। आज तेरी खोज पूरी हुई। तेरे जीवन का मकसद यहां नहीं, वहां है। मतलब बाबू जी? पिछले 2 सालों के मेरे सारे सवाल और तुम्हारे जवाब याद करो। 20 साल की तपस्या करके जो पानी पर चलना सीखे, वो योगी है। लेकिन उन्हीं 20 सालों में जो सैकड़ों लोगों को नाव में बिठाकर उस पार ले जाने की सेवा करे, वो कर्मयोगी है। चाकू की नोक को खुद की तरफ करके तूने मुझे दिया। इसका मतलब ये है कि खुद से ज्यादा तू दूसरों के लिए सोचता है। जिस तरह उन सड़े हुए पेड़ों को काटकर तूने नए बीज बोए, उसी तरह अपना समाज, अपना विशाल देश सड़ रहा है।
मुझे एक नया भारत बनाना होगा। हमेशा पैर जमीन पर और नजरें आसमान पर रखना। इस सरकार के करप्शन ने गुजरात को खोखला कर दिया है। ये नवनिर्माण आंदोलन तो हमें जारी रखना ही होगा। कौन बनेगा नए गुजरात की नींव? नरेंद्र। वकील बाबू, अब मुझे इस सिक्के की जरूरत नहीं। अपना भाग्य खुद लिखूंगा। आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, एक सेवा है जो देश के लिए निरंतर लड़ती है। जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। इतना आसान नहीं है। अपनी नींद गंवानी पड़ेगी। आंखों में देश के लिए इतने सपने हैं कि नींद के लिए कोई जगह ही नहीं। ऐशो आराम छोड़ना पड़ेगा। मेहनत ही मेरा आराम है। छोटे से छोटा काम करना पड़ेगा। काम छोटे बड़े नहीं होते, सोच होती है। धन दौलत त्यागनी पड़ेगी। राष्ट्रवादी मेरी संपत्ति है और जनता ही मेरा धन। सर उठेगा तो तिरंगे के लिए, आवाज उठेगी तो आवाम के लिए। हमारे आंदोलन का ये सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा है। दबाव बनाए रखेंगे, सरकार को तोड़ के रहेंगे। सब तैयार? तैयार है। शाबाश। वकील साहब, एक बुरी खबर है। हमारे सारे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बताया जा रहा है कि इसके ऑर्डर सीधे सीएम ऑफिस से आए थे। मोर्चा तो रद्द करना पड़ेगा। नहीं, मोर्चा आज ही निकलेगा। मुझे 1000 आदमी चाहिए। 1000? ऐसे माहौल में 100 लोग लाना मुश्किल है। कहां से आएंगे? कौन लाएगा? मैं लाऊं। पण 1000 नहीं, 10,000। तू पण यार। अरे शादी में फ्री का खाना खाने के लिए भी इतने लोग नहीं आते। पागल हो गए क्या? पंगोले वाली आदत तो कर। 5 मिनट आप लोगों ने मेरी बात सुन ली तो वादा करता हूं आप लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। जब आपसे चोरी किए गए पैसे आपको वापस मिलेंगे, हर एक से कम 150 रुपया। किसने की चोरी? खुद आपके मुख्यमंत्री चिंतन भाई और उनकी सरकार ने। एक साधारण परिवार का राशन 12 रुपए में आता था, अब कितने में आता है? 32 रुपए। 32 रुपए। हुई ना चोरी 20 रुपए की। हुआ किसका नुकसान? आपका। सालों से पगार नहीं बढ़ी, लेकिन स्कूल की फीस बढ़ गई ना 30 रुपया। आप लोग कितना कष्ट उठाते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। अरे तो ये तो आपका पैसा भी चुरा रहे हैं और आपके बच्चों का भविष्य भी। क्या ये हम होने देंगे? क्या हम ऐसा होने देंगे? कुर्सी के कीड़ों को मैं देश खाने नहीं दूंगा। होगा गुजरात का नवनिर्माण। बोलो मेरे साथ, जय जय गरवी गुजरात। उस साल आंदोलन ने इतनी तेजी पकड़ी कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, 30 करोड़ का नुकसान। मेरा तो सिर्फ पैसा डूबा है, लेकिन आपकी तो सरकार ही डूब गई गुजरात में। तो सब उसकी वजह से हुआ है। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा नाम याद रखो। जो आदमी आपका नाम मिटा सके उसका पूरा नाम याद रखना। जी
रेड्डी जी, आप ओवर रिएक्ट मत कीजिए। सिर्फ एक मामूली वर्कर है वो। इस नरेंद्र मोदी को भी खास ऑपोजिशन लीडर्स की लिस्ट में डाल दो, देख लेंगे उससे भी। 1 सेकंड में वर्कर से लीडर बना दिया आपने। बड़ी तेज तरक्की कर रहा है ये मोदी। कोई खबर? मैडम, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हिसाब से वो आजकल दिल्ली में है। गिरफ्तार करो उन्हें। जी मैडम। प्रशासन और पुलिस को आदेश दो, कल से इमरजेंसी। पुलिस ने हमारे सभी बड़े लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? हाँ, यहाँ तक कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, वो भी बिना मुकदमे के। इसीलिए तो इस सरकार ने प्रेस पे पूरा प्रतिबंध लगा रखा है। इस इमरजेंसी को तोड़ने के लिए हमें कुछ बड़ा करना पड़ेगा। नरेंद्र, इन्हें बाहर निकालो जल्दी। बाहर पुलिस आ गई है, आपको अरेस्ट कर रही है। जल्दी के पीछे का रास्ता। चलिए। अरे राजू, पुलिस तरफ से है क्या? कोई फायदा नहीं, पुलिस ने पूरी कॉलोनी को चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। सब घर ढूंढ मारो, आने जाने का एक ही रास्ता है, कोई बचना नहीं पाए। यहाँ पे जाओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मेरे पीछे ही जाओ, यहाँ पे आओ। इंच की छाती और उसको पूरा पार्टी। अकेले बंदे ने है देखो दुनिया हिला दी। अलग है इसके पैसे ये झुकता नजर आ भी करता ऐसे काम सोती आती है जगा दी। पहले दिन से ऐसी सोच लेके चलता था ये रोज बदलेगा ये भारत बेमिसाल बंदा बन के जोश। इतना ज्यादा इसमें खून खोलेगा सभी का, सिखा देगा ये दुनिया को भारत का तरीका। नमो 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 गूंजेगा ये देश में नमो 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 न कोई भी होगा। पुलिस वाले का मुंह देखने जैसा था। हाँ यार, पुलिस वाले के नाक के नीचे से निकल रहा है। हंसो मत, काम पूरा नहीं, अभी शुरू हुआ है। हमें इंटरनेशनल मीडिया के सामने हमारी बात रखनी पड़ेगी ताकि पूरी दुनिया इस इमरजेंसी के खिलाफ खड़ी हो जाए। पर हमें विदेशी मीडिया मिलेगी कहाँ? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। पागल हो क्या है तू? दुनिया भर की पुलिस होगी वहां पर। हाँ, और दुनिया भर की मीडिया और लीडर्स। लेकिन हम वहां पहुंचेंगे कैसे? आपका सारथी बनकर मैं पहुंचाऊंगा, विश्वास है मुझ पर। नमो 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 गूंजेगा ये देश में नमो 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 न कोई भी होगा रेस में। इसके करता ऐसे काम सोती आते हैं जगा दी। पहले दिन से ऐसी सोच लेके चलता था ये रोज बदलेगा ये भारत बेमिसाल बंदा बन के जोश। इतना ज्यादा इसमें खून खोलेगा सभी का, सिखा देगा ये दुनिया को भारत का तरीका। अभी है नीले चल थोड़ा सा जीले आंखों पे कोरे क्यों। अरे सरदारी कहाँ से आ गई? अभी है नीले चल थोड़ा सा जीले आंखों पे कोरे क्यों। ऐसे ही तो बहुत सारे सरदार हैं, कौन से सरदार को पकड़ूं? अरे पकड़ो, सबको पकड़ो। जो बोले तो आगे बढ़ता भी हर करके आने चलो। अगर हम वहां पहुंच भी गए तो अंदर कैसे जाएंगे? वहां तो हर दरवाजे पे पुलिस तैनात होगी। हाँ, लेकिन हर पुलिस वाला उनका नहीं होगा। मिसाल के पीछे
ચાલી સાથે દેશ લાવી પાછળ કોઈ વાર ના ફર્યો પાછળ કોઈ વાર ના જોયો થાય તો કરી લઈએ જે પણ જોઈને રોંગ જોયો તને કોઈ બતાના કભી પર નહીં किसी से कम चलता है एक में लेके ये सपना भारत को नंबर 1 इसकी बातों में दिखता प्राण सबकी रातों में दिखता प्राण तभी तो 100 करोड़ की या पानी चलेगी इसके साथ ना आप हमारी आजादी को दबा सकते हैं ना हमारी आवाज को All you ordiners, shame on you for your silence. You claim to protect democracy, but instead you protect a dictatorship. नाव डुबाने के लिए सिर्फ एक ही छेद काफी होता है। इमरजेंसी तो खत्म हुई और उसके साथ स्वतंत्र भारत में पहली बार सरकार गिरी। और 1980 में जन्म हुआ एक नई सोच का, जिसका नाम था बीजेपी। सोच तो बहुत बड़ी, पर इस रथ यात्रा का उद्देश्य क्या है? मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं, परंतु अपने धर्म पर गर्व करना क्या कोई गलत बात है? उद्देश्य यही है कि सारे हिंदू एकजुट होकर नारा लगाए, गर्व से कहो हम हिंदू। सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक इतना बड़ा आयोजन हमारी पार्टी कैसे संभाल पाएगी? कौन करेगा ये सब? है एक आदमी, वो अकेला ही काफी है। रथ यात्रा से पूरे भारत में हिंदुत्व की गूंज सुनाई दी। देश के हर प्रांत से लोग आए और बीजेपी का भरपूर समर्थन किया। कमाल कर दिया तुमने। सारे देश के हिंदू जुट गए हमारे साथ। सोच क्या रहे हो बेटा? 13.5 करोड़, 10 करोड़ मुसलमान, 2 करोड़ ईसाई और 1.5 करोड़ सिख हम अब तक हमारे साथ जोड़ नहीं पाए। तो करना क्या चाहिए? अखंड भारत के लिए एक एकता यात्रा, एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत, एक भारत। हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे। पहले खालिस्तान चाहते थे, अब कश्मीर को छीनकर एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। आज अगर आतंक के सामने सर झुक गया तो कल हमारे वीरों के सर कटेंगे। 86 करोड़ सैनिक हम मिलकर इस तिरंगे की हिफाजत करेंगे। देश के हर कोने में ये तिरंगा लहराएगा। हिंदुस्तान आतंक से नहीं, आतंक हिंदुस्तान से डरेगा। यात्रा कश्मीर पहुंच गई है, क्या कहना है आपका? सो इररिस्पॉन्सिबल। कश्मीर में शोलों को हवा क्यों दे रहे हैं? आग तो उन आतंकवादियों ने लगाई है। कश्मीर में रोज मंदिर तोड़ रहे हैं। लाखों कश्मीरी पंडित अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रह गए। हर मुद्दा बातचीत से हल होता है। मैं नवाज शरीफ से बात करूंगा। 44 सालों से ये बातें ही किए जा रहे हैं। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। सीधा चेतावनी दो, पाकिस्तान से डरेगा।
एकता यात्रा कश्मीर पहुंच गई है, क्या कहना है आपका? सो इररिस्पॉन्सिबल। कश्मीर में शोलों को हवा क्यों दे रहे हैं? आग तो उन आतंकवादियों ने लगाई है। कश्मीर में रोज मंदिर तोड़ रहे हैं। लाखों कश्मीरी पंडित अपने ही देश में रेफ्यूजी बन के रह गए। हर मुद्दा बातचीत से हल होता है। मैं नवाज शरीफ से बात करूंगा। 44 सालों से ये बातें ही किए जा रहे हैं। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। सीधा चेतावनी दो पाकिस्तान को, कश्मीर छोड़ो वरना हम तुम्हें तोड़ देंगे। ये क्या पाकिस्तान के साथ और एक जंग शुरू करना चाहते हैं? मैं पीएम हूँ, सब संभाल लूंगा। देश के पीएम है, लेकिन अपने ही कश्मीर में 2 गज जमीन नहीं खरीद सकते। इस धारा 370 को हटाना होगा। धारा 370 का मुद्दा छेड़कर ये लोग कश्मीरियों की भावना से खेल रहे हैं। अब ये कश्मीर की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की भावनाओं का सवाल है। एक देश, एक कानून, एक तिरंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उल्टा ही पड़ गया। सर, उनको रोकना पड़ेगा। शांति भंग कर रहे हैं वो लोग। आर्मी को कहो उनको अरेस्ट कर ले। अरेस्ट कर लिया है सर। तिरंगा लहराकर एकता की बात करने के लिए आपने उसे अरेस्ट करा दिया। तो छोड़ दो उसे, जाए लाल चौक और खाए आतंकवादियों की गोलियां। हीरो तो बना दिया आपने उसे, अब शहीद बनाने की गलती मत करना। तो क्या करना चाहिए? अरेस्ट नहीं करना है, सिक्योरिटी देकर एस्कॉर्ट करना है। बहुत गर्व महसूस होता होगा ना इस वर्दी में? गर्व भी और दर्द भी। दर्द? आतंकवादियों को तो हम मार सकते हैं, लेकिन उन्हें पनाह देने वाले इन पॉलिटिशियंस और सेपरेटिस्ट को हम छू भी नहीं सकते। दुश्मन की गोलियां तो हम हंसते हुए खा लेते हैं, लेकिन जब अपने ही हम पर पत्थर फेंकते हैं ना, दिल टूट जाता है। सलाम करता हूं आप लोगों की हिम्मत और धैर्य को। अपनी तो बस एक ही प्रार्थना है कि एक दिन एक सच्चा मर्द दिल्ली की कुर्सी पर बैठे। जिस दिन उसने हमारे हाथ खोल दिए ना, उन सालों के घर में घुसकर उन्हें मारेंगे। जय हिंद। जय हिंद। किसी की जान नहीं गई। आप प्लीज लौट जाएं वापस। नहीं, हम वापस नहीं मुड़ेंगे। आप सिविलियन हैं, ये आपका काम नहीं। हम फौजी हैं, हमारी वर्दी हमारा कफन है। हम में और आप में इस वर्दी का ही तो फर्क है। यही है वो लाल चौक जहां भारत के टुकड़े करने की कस्में खाई जाती है, जहां हमारे तिरंगे को सरेआम जलाया जाता है। आज चाहे इस चौक को मेरे खून से लाल करना पड़े, तिरंगा तो मैं लहरा कर रहूंगा। मनोहर जोशी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित की गई एकता यात्रा से
देश की अखंडता को बढ़ावा मिला, उसी वजह से 1995 की गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी गई। पिछली बार सरकार गिराने आया था, अब सरकार बनाने आया है। शाबाश। लेकिन बहुत मुश्किल काम है बेटा। आजादी से लेकर आज तक गुजरात से कोई नहीं निकाल पाया। शुरुआत करो वकील बाबू, आपने तो कितने मुश्किल कामों को आसान कर दिया। हाँ, क्योंकि मेरे पास नरेंद्र था, तेरे पास कौन है? ढूंढ रहा हूं एक ऐसा आदमी जो पार्टी को परिवार माने, सेवा को धर्म। ऐसा आदमी ढूंढा नहीं, पहचाना जाता है। बोलो, शू प्रॉब्लम छे? साहब, हमारे गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप की सभी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर साहब नहीं मिले। तो अब मुझे आपके लिए डॉक्टर भी ढूंढने जाना पड़ेगा। चलो नंबर 8। ये कोई नंबर या आंकड़ा नहीं है, ये अनिल भाई है और बरसों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। अरे पण मोटा भाई, चुनाव के लिए यही लोग हैं जिनकी सेवाएं हमें चुनाव जिताएंगे। पार्टी का सिंचन कार्यकर्ताओं से होता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखो। पहचानना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जानता हूं। सुपरहिट जोड़ियों की बात ही कुछ और है, जैसे तेंदुलकर और सहवाग, या फिर जय और वीरू। ऐसी ही एक जोड़ी की शुरुआत हुई। ओ बेन, ए रोको, पानी મળશે? તમે ये पानी बर्बाद नहीं करते। 4 मील दूर जाना पड़ता है इस तपती धूप में, तब जाके मुश्किल से 2 घाघर पानी मिलता है पूरे परिवार के लिए। माफ करना बेन। पर नरू, हमें अतुल भाई को मिलने क्यों जा रहे हैं? वो तो पिछला इलेक्शन हार गए थे ना। हाँ, क्या तंबूरो हा? जीतने वाले को छोड़कर हारने वाले के पीछे जा रहे हैं। क्योंकि जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले को जीत की कदर होती है। वाह अतुल भाई, ये कभी जीते? वो पिछले साल क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच आया था। अच्छा, अतुल भाई जबरदस्त खिलाड़ी नहीं, क्रिकेट के महाज्ञानी है। ऐसे? हाँ हाँ, नहीं वो तो बस ऐसे ही कभी। अच्छा बताओ, आने वाला वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? ना इंडिया जीतेगा पक्का। क्या जबरदस्त टीम है इस बार। अरे अपना 92 वर्ल्ड कप कौन जीता था? 92 में वो पाकिस्तानी। हाँ, और 2 नंबर पे कौन आया था? ये अपना। अरे छोड़ो ना नरेंद्र भाई, हारने वाले को कौन याद रखता है? वही तो मैं कह रहा हूँ। पिछले इलेक्शन कितने वोट से हारे थे? 9406 वोट से, बराबर है? बड़ी गेम में मैन ऑफ द मैच बनोगे? नरेंद्र भाई, मैं आपके साथ हूं, मगर इलेक्शन में लगाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अतुल, इलेक्शन पैसों से नहीं, लोगों से जीते जाते हैं। नरेंद्र भाई, मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा, पर पैसों के बिना इलेक्शन कैसे जीतेंगे? है एक जादू मेरे पास। શું વાત કરું છું નરેન્દ્ર ભાઈ?
इलेक्शन जीतने का जादू बताओ। बताऊंगा, लेकिन कल सवेरे 7 बजे काला डूंगर पर। अरे कहाँ है नरेंद्र भाई और कहाँ है उनका जादू? चलो। राम राम अतुल भाई। यही तो है इलेक्शन जीतने का जादू। इसका नाम है काम। पीढ़ियों से ये महिलाएं मीलों दूर से पानी लेकर आती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पानी इनके पास लेकर आऊं। कैनाल बना रहा हूं। शुरुआत करो तो नरेंद्र भाई, 4 मील दूर से पानी, 1 साल लग जाएगा ऐसे अकेले खोदते खोदते। किसने कहा मैं अकेला हूं? बेन, आपकी तो सारी जिंदगी गुजर गई है पानी लाते लाते। इन बच्चियों के साथ तो ऐसा मत होने देना। इनको तो स्कूल में होना चाहिए, है कि नहीं? चलो चलो। पर नरेंद्र भाई, हाँ, ये काम तो सरकार का है ना? हाँ, लेकिन अब अगर हम सरकार का काम करेंगे तो अगली सरकार हम बनाएंगे। हम वोट मांगने नहीं जाएंगे, काम। करसन भाई, जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने की उम्मीद करते हैं। वोट अपने आप चल के आएंगे। तुम्हारे लिए साड़ी और तुम्हारे मर्द के लिए बोतल। अरे हट, नहीं चाहिए हमें ये सब। हम तो सिर्फ नरेंद्र भाई के लिए आए हैं। नरेंद्र भाई, आप जहाँ बोलेंगे हम सब वहीं वोट देंगे। आज तक हमारे गांव में सिर्फ औरतों की आंखों से पानी आता था, मगर आप हमारे गांव में पानी लाए। कमल पे ठप्पा लगाना है ना। हजारों मील की यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक कदम से होती है। बीजेपी ने गुजरात में वो पहला कदम रखा। पहली बार रण में कमल खिला और गुजरात में बीजेपी की सरकार आई। मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप यहाँ आए। बताइए। अब आपको तो पता है कि ये स्टेडियम मेरे फादर ने बनाया था। गुजरात में मैं 35 सालों में 9 सीएम देख चुका हूं, 10वें आप हैं। फंडिंग की चिंता मत कीजिए, तो टाइम से मिलती रहेगी। अब चाहे वो पार्टी की फंडिंग हो, बस हमारी फाइल्स नहीं रुकनी चाहिए। वैसे ये सब बातें मैं आपसे करूं या फिर वो नरेंद्र मोदी से? उनसे क्यों? सीएम की कुर्सी पे मैं बैठा हूं, वो कौन है? आपको कुर्सी पे बैठाने वाला? मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि आप सीएम हैं तो
वो सुपर सीएम है। मगर मुझे और मेरे एमएलएस को ये लगता है कि एक कुर्सी पर 2 सीएम नहीं रह सकते। जिस आदमी ने आपको बनाया आप उसी को तोड़ रहे हो। सोच लीजिए, आदमी टूटे या पार्टी। देखिए कर आओ नरेंद्र आओ। हमें लगता है कि पार्टी के लिए यही बेहतर होगा कि आप दिल्ली जाएं और नई जिम्मेदारियां संभालें। हाँ नरेंद्र, करसन भाइया संभाल लेंगे। आप चाहते हैं कि मैं गुजरात छोड़ दूं? मुझसे बेहतर आप जानते हैं मेरी जगह का। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है नरेंद्र भाई। अब क्या करेंगे आप? काम। देश से बड़ा देश और गुजरात को आपकी जरूरत है। आपको यहां आना ही पड़ेगा। हाँ जी जी। अबे आजा। कैसी तबीयत है नरेंद्र भाई? हाँ, गांधीनगर बुलाया है अभी के अभी। नरेंद्र भाई, मेरे लिए आपको पार्टी का ऑर्डर तोड़ के आना पड़ा। नहीं, गुजरात के लिए। हाँ नरेन, पिछले 5 सालों में जानते हैं कि कैसे आपने पार्टी की इतनी सेवा की। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में। अब हमें आपकी गुजरात में जरूरत है। नरेन, इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी जगह
आप सीएम बने। मुझसे बेहतर आप जानते हैं मेरी जगह कहाँ है। आदित्य वर्धन रेड्डी। पहले आप उस पार्टी के साथ थे ना? वो कल थे, आप आज हैं। जहां सत्ता वहां हमारा साथ। वैसे आप करते क्या है, बिजनेस या पॉलिटिक्स? बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स। सीएम साहब आए। मुझे उनसे अकेले में मिलना है। 2.5 घंटे से देश के सारे वीवीआईपीज आपका इंतजार कर रहे हैं और सीएम साहब हैं कि ये जनता के साथ लगे हुए हैं। शायद आपको पता नहीं, लेकिन मेरी पार्टी का नाम ही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए सीएम साहब, आई एम अ मैन ऑफ नंबर्स। अभी पिछले 40 सालों में 13 सीएम देख चुका हूं, 14वें आप हैं। बस आपका सहयोग, हमारा उद्योग निरंतर चलता रहना चाहिए। फंडिंग होती रहेगी आपकी पार्टी को भी, एंड ऑब्वियसली आपको भी। 14 कंपनियां आपकी गुजरात में 3 कानून के हिसाब से चलती हैं और 11 आपके हिसाब से। जम के चोरी कर रहे हैं आप रेड्डी साहब, लेकिन अब चौकीदार आ गया है। आंकड़े बहुत पसंद है ना आपको? 11 दिन में आपकी ये 11 कंपनियां बंद कर दूंगा। चलिए खुल के बात करते हैं फिर। क्या चाहते हैं? जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। दाम तो हर चीज का लगता है, अब चाहे वो बाजार में हो या सरकार में। ये सरकार आपका बाजार बंद कर देगी। मैं गुजरात में धंधा होने दूंगा, गुजरात का धंधा नहीं। माय गुजरात इज नॉट फॉर सेल। You were right, Dad. पूरा नाम तो याद रखना पड़ेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तेरी सरकार को राख कर दूंगा, बस एक चिंगारी चाहिए आग लगाने के लिए। इंसानियत कफन ओढ़ सो रही थी। उस दिन ईद और दिवाली रो रही थी। सर, साबरमती एक्सप्रेस में 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। पूरे गुजरात में दंगे शुरू हो गए सर। तावे रख ली ना तुमने? देखिए अम्मी क्या कह रही जी है। अम्मी रख ली। हाँ, चलिए अम्मी को खुदाफिज करिए। खुदाफिज अम्मी। खुदाफिज। बेटा अभी आप बहुत छोटे हैं। वालेकुम सलाम। चलो आ जाओ। बेबी आ गया आपका फ्रेंड। चलो चलिए खलील भाई, खुदाफिज। 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 खुदाफिज अब्बू। अभी अभी पता चला है कि गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस जलाने के बाद हिंदुओं ने हथियार उठा लिए हैं। दंगे सब जगह फैल चुके हैं। भाईजान
शुक्र है। गुजरात को आपकी मदद चाहिए। रैपिड एक्शन फोर्स भेजिए जल्दी। जी। महाराष्ट्र सीएम से मैंने रिजर्व फोर्सेस मांगे थे, क्या हुआ? सर सुबह से फॉलो अप करो, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर। ऐसे वक्त में भी राजनीति। डीजी साहब को फोन लगाओ। जी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की पुलिस कब तक पहुंच रही है? वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं है। जोशी जी, तीनों चीफ मिनिस्टर से मेरी दोबारा बात कराओ। जी सर। मैं फिर विनती करूंगा। ओके। अपनी पुलिस फोर्स? सर सारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी है सर। मैं खुद देखना चाहता हूँ। चाहे किसी स्टेट की पुलिस मदद करे या नहीं, चाहे पैरामिलिट्री नहीं पहुंचे, हम रोकेंगे ये दंगे। हम रोकेंगे। कर्फ्यू लगा दो पूरे स्टेट में। हर दंगे करने वाले को उठाकर फेंक दो जेल में। क्या गुजरात में चल रहा है? हर जगह शुरू कर दी है। मरने वालों की संख्या 1000 और किस्मत ने हमें मौका दिया है मोदी सरकार गिराने। नरेंद्र मोदी ने लोगों से प्रार्थना की शांति बनाए रखने के लिए। दंगे करने वालों को पुलिस मौके पर गिरफ्तार कर रही है। जनता जानना चाहती कि गुजरात के मुख्यमंत्री अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए क्यों बैठे हैं। पहली बार 24 घंटे में दंगे काबू में आ गए हैं। असल में गुजरात की पुलिस ने कुछ किया ही नहीं है। मोदी जी चाहते ही नहीं थे कि पुलिस कुछ करे। अगर ऐसा होता तो पड़ोस के 3 स्टेट में से पुलिस फोर्स को मोदी जी बुलाते ही नहीं, लेकिन मदद मिली ही नहीं, क्योंकि वो तीनों राज्यों में सरकार आपकी थी। ये बात तो आपकी न्यूज चैनल ने दिखाई ही नहीं। खैर, ये बताइए कि अभी आपके मुख्यमंत्री कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? गुजरात सरकार ने रिलीफ कैंप हर जगह शुरू कर दिए हैं। मरने वालों की संख्या 1000 और घायलों की संख्या 2500 से भी ज्यादा। नरेंद्र मोदी ने लोगों से प्रार्थना की शांति बनाए रखने के लिए। स्टेट के कई इलाकों में कर्फ्यू अभी भी जारी है। दंगे करने वालों को पुलिस मौके पर ही गिरफ्तार कर रही है।
फोर्स पहुंच चुकी है सर और दंगे भी कंट्रोल में है। मरने वालों की संख्या 1044, 790 मुसलमान और 254 हिंदू है सर, और घायलों की संख्या। और कितना बांटेंगे इन्हें? मरने के बाद तो बख्श दीजिए। यहाँ हिंदू या मुसलमान नहीं, 1044 गुजराती मरे, 20 लोग मरे। सॉरी सर। मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो, मेरा बच्चा लौटा दो। हो गया हूं मैं, बदल नहीं सकता, लेकिन एक वादा करता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं गुजरात में दोबारा दंगा नहीं होने दूंगा। सर, ओपोजिशन का कहना है कि इन्होंने ये आग खुद ही लगाई है और अब सिर्फ बुझाने का नाटक कर रहे हैं। आप तो सेक्युलर हैं सर, फिर आपके तो ये सब कैसे हुआ? ये हादसा हमारे देश के माथे पे एक कलंक है। धर्म या जाति के नाम पर कतई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही कहा मैंने नरेंद्र से, बस वो अपने राजधर्म का पालन करे, और वही किया है उसने। मगर राजधर्म का पालन तो तभी होगा सर जब नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा दें। ये पार्टी मेरा परिवार है और आप दोनों पिता समान। मेरी वजह से ऐसे बिकाऊ पत्रकार आप पर उंगली उठाए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजधर्म, ये अन्याय है नरेंद्र के साथ। उससे सीएम बने अभी 6 महीने नहीं हुए कि गोधरा कांड हो गया। क्यों? वहां ट्रेन जलाई गई जिसका सैलाब थे ये दंगे, और नरेंद्र ने तो 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया और दंगे काबू में किए। क्या आप तो जानते हैं ये विपक्ष की चाल है ताकि हमारी सरकार गिर जाए। सही कह रहे हो। ऐसा तो हम हरगिज़ होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी अभी भी गुजरात के सीएम हैं। इस्तीफा देना सिर्फ एक नाटक साबित हुआ, जो साफ जाहिर करता है। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नहीं हुआ, गुजरात में 700 मुसलमान मार दिए गए। हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ। 700 मरे, 7,000 जिहादी पैदा होंगे जैश ए मोहम्मद के लिए, और यही सही मौका है जब हम कश्मीर की तरह गुजरात में दरार पैदा कर सकते हैं। आपके लड़के तैयार हैं? निशाना।
चीफ मिनिस्टर ऑफिस अक्षरधाम में आतंकवादी घुस गए हैं, बहुत लोग फंसे हुए हैं। कि हम लोग बच निकल आए। जैसा कि आपने सुना, अभी भी काफी लोग अंदर फंसे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी क्या स्टेप उठाते हैं इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमें अभी अभी सूचना मिली है कि अंदर 2 आतंकवादी हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि एनएसजी आ चुकी है। सबसे जरूरी है और सबसे पहले अंदर फंसे हुए भक्तों को हमें सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है। जोशी, जो लोग अंदर फंसे हैं, उनके परिवारों ने आराम किया होगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमें अभी अभी सूचना मिली है कि अंदर 2 आतंकवादी हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि एनएसजी आ चुकी है। सबसे जरूरी है और सबसे पहले अंदर फंसे हुए भक्तों को हमें सुरक्षित रूप से बाहर निकालना है। जोशी, जो लोग अंदर फंसे हैं, उनके परिवारों ने आराम किया होगा। मिशन कामयाब, मार दिया। हमारे बेटे नाम विकास है, पता करवा दो भैया।
मंदिर पे हमला करने वाले दोनों आतंकवादी मुसलमान थे। ये सुनकर पूरे गुजरात में गोधरा जैसा माहौल है। गुजरात में दंगे होने की संभावना है। अब तक अक्षरधाम से 20 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आप ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। सर एक बड़ी प्रॉब्लम। सर कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया वालों ने अपनी कवरेज में आतंकवादियों के धर्म पे जोर दिया है। पूरे गुजरात में गोधरा जैसा माहौल दोबारा बन गया। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। स्टेट पुलिस से बात करो, पैरामिलिट्री से बात करो, रिजर्व फोर्स से बात करो, जाओ। लोगों से बात करो। सर सुना है आतंकवादियों की वजह से यहाँ दंगे होने वाले हैं। ये बात आप लोग कर रहे हैं? आतंकवादियों की वजह से नहीं, आपकी वजह से, हम सब की वजह से। कब तक हम धर्म और जाति के नाम पर बंटते रहेंगे? कब तक? बांट हो रहे हैं, लेकिन देश को तो हम तोड़ रहे हैं। पहले अंग्रेजों ने बांटा, मैं हिंदू, तू मुस्लिम, वो दलित, वो यादव, कोई सरदार, कोई मद्रासी। यही कह कहकर 300 साल तक हम पर राज किया। हम फिर भी नहीं सीखे। अफसोस तो इस बात का है, हिंदुस्तान बनने के बाद भी हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। अभी भी पटेल और खान ही रह गए। एक बात ध्यान से सुनना, अगर आज आप लोगों ने हथियार उठाए तो आप अपने मजहब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। और यही तो वो चाहते हैं, याद रखना। चेतावनी देता हूं मैं पाकिस्तान को, अगर दोबारा हम पर हाथ उठाया तो हाथ काट दूंगा। तुमने हमारा बलिदान देखा है, अब बदला भी देखोगे। आजर साहब, आपके दोनों लड़के मारे गए। आपने जो वादा किया था उसे पूरा किया आपने। पूरा गुजरात आपके साथ था। मान गए आपको, मान गए। अभी तक पैराशूट सीएम कहलाते थे, अब जनता के सीएम कहलाने लगे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अक्षरधाम की घटना को हैंडल किया है,
और गुजरात के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तब से उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि क्या आपके सीएम माइनॉरिटीज के विकास के लिए भी काम करते हैं? नहीं, क्या आप लोग गुजरात में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? मोदी 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 ये आप लोग गलत समझ रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। सर, गड़बड़ हो गई सर। टेल मी क्विकली। मुझे लगा था कि मोदी के खिलाफ बोलेंगे, पर ये तो तोते की तरह मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं सर। जस्ट एडिट इट ऑफ, नो सर लाइव था सर। व्हाट? Sometimes I feel you're just a big waste of my time and money. I'm so sorry to have kept you waiting so long. सर मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। वो गुजरात में पिछले 2 साल से मोदी ने हमारे सारे प्रोजेक्ट रोक रखे हैं, और तो और वो जमीन की खरीदी पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। आपको थोड़ा इंटरवीन करना होगा। सर जमीन तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं,